हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा था वो था क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसके अंदर हम रेशियोज ऑलरेडी कवर कर लिए थे पिछले वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ेंगे रेशियो से ही रिलेटेड एक और टॉपिक, दैट इज प्रोपोर्शन। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। ऐप को जरूर से डाउनलोड करो, रजिस्टर करो अपने आप को। वहां सारे सब्जेक्ट का वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? ठीक है, प्रोपोर्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ रेशियो। ये इक्वालिटी ऑफ रेशियो क्या होता है हम ठीक से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोच लो 7 नोटबुक हम खरीदेंगे। ठीक है, तो हमको पड़ेगा, सोच लो एक नोटबुक का 8 रुपया है, तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा? 8 × 7, दैट इज 56 रुपीज। राइट, 8 रुपया पड़ेगा एक नोटबुक का, 7 नोटबुक खरीदेंगे तो 56 रुपया पड़ेगा। क्लियर? वैसे ही अगर मैं 5 नोटबुक खरीदूं तो कितना रुपया पड़ेगा? 8 × 5, दैट इज 40। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है? 7:5 का रेशियो है ना? तो ये जो खर्चा हुआ ना, इसका रेशियो भी वही होगा। रेशियो 56:40 कैन बी रिटन एज अगेन 7:5 में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रोपोर्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा देखना। 7:5, 7:5 क्या है? 7 बुक और 5 बुक, 2 बार खरीदे तो 7:5 is in proportion to the cost, that is 56:40। समझ में आ रहा है? तो 7:5 प्रोपोर्शन 56:40, या 7:5 क्या है? यहां पे ये क्वांटिटी है और ये क्या है? प्राइस है, टोटल प्राइस। तो क्वांटिटी जिस रेशियो में रहेगा, प्राइस भी उसी रेशियो में रहेगा। क्लियर है? तो 7:5:56:40 ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोपोर्शन। अब ये जो प्रोपोर्शन है इसमें ये जो 7 है, 5 है, 56 है, 40 है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। ईयर 7, 5, 56 एंड 40 ये सब क्या है? ये सब टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन है। क्लियर है? व्हाट इज टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन? बेसिकली द नंबर 7, 5, 56 एंड 40 आर कॉल्ड एज द टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। क्लियर है ये? इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग आगे थ्योरी को। इफ वी हैव अ प्रोपोर्शन A is to B is to, मतलब प्रोपोर्शन C is to D, then A, B, C, D are the first, second, third and fourth terms respectively। ऑब्वियस सा बात है, 7 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, 5 सेकंड टर्म है, 56 थर्ड टर्म है और 40 फोर्थ टर्म है। क्लियर? द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स। ये जो 7 है और ये 40 है, 7 और 40 को क्या बोलते हैं? 7 और 40 को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, जो दोनों साइड पे है। ठीक है, और जो सेकेंड और थर्ड टर्म है उसको क्या बोलते हैं? मीन्स। तो जो बीच का दो टर्म है 7 और 56, सॉरी 5 और 56 है ना, ये जो दो टर्म है बीच का, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, दैट इज 5 एंड 56, इसको बोलते हैं मीन। क्लियर है? तो जो कोने में है उसको बोलेंगे एक्सट्रीम्स, और जो बीच में है बी और सी उसको बोलेंगे मीन। क्लियर है? इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसका मतलब एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मतलब A इंटू डी इज ऑलवेज इक्वल टू B इंटू सी। ये रेशियो का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट होगा वो मीन के प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा। मतलब A और D को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल होगा B एंड C के मल्टीप्लीकेशन के साथ। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं A इंटू डी इक्वल्स टू B इंटू C। क्लियर? द लास्ट टर्म ऑफ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये जो लास्ट टर्म है 40, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्लियर है ये? नेक्स्ट,
नेक्स्ट एक टॉपिक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है देखना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है जब a इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन टू b इज टू c। तो जब सेकेंड और थर्ड टर्म सेम है तब उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्लियर है? सेकेंड और थर्ड टर्म क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्लियर? Three terms A, B, C are in continued proportion if the ratio of first to the second, A is to B, is equal to the ratio of the second, that is B is to C. Clear? The second term is called as the mean proportional of the first and the third term. And the third term is called as the third proportional of first and second term. तो यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है, नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये जो बीच वाला टर्म है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल। जब बोलेगा मीन प्रोपोर्शनल निकालो मतलब बीच वाला टर्म निकालने बोल रहा है इन केस ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है? और जब बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो तो ये C जो है C विल बी कॉल्ड एज द थर्ड प्रोपोर्शनल। C को क्या बोलेंगे? C को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। क्लियर है ये? किसमें? इन केस ऑफ अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो याद रहेगा बेसिक सा फॉर्मूला एक तो A इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी, ये फॉर्मूला बार बार काम में आएगा। ये नॉर्मल प्रोपोर्शन हुआ और एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हुआ। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है? A इज टू बी इज प्रोपोर्शन टू B इज टू C। यहाँ पे B जो है सेकेंड और थर्ड टर्म वो इक्वल है और B को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल और जो लास्ट टर्म है C उसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। क्लियर है ये? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? देखना पहला R8, 32, 9 एंड 36 आर इन प्रोपोर्शन। हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? A इंटू डी मस्ट बी इक्वल टू B इंटू सी, ठीक है? तो 8 इंटू 36 मस्ट बी इक्वल टू 32 इंटू 9। तो 8 इंटू 36 कितना होगा? फटाफट से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 8 इंटू 36, 8 इंटू 36 288 इक्वल्स टू 32 इंटू 9 288। क्लियर है? तो 288 288 इक्वल है, इसका मतलब ये जो नंबर्स है ये प्रोपोर्शन में हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 18, 27, 34। तो मैं ले लेता हूं 18:27 इज इन प्रोपोर्शन टू 34:x ले लेते हैं, ठीक है? तो हम प्रोपोर्शन का रूल के हिसाब से लिख सकते हैं 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27 इंटू 34, ठीक है? x इक्वल्स टू 27 इंटू 34 बाय 18, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है? 27 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 18, 51। मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल है यहाँ पे 51। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ये, ठीक है? ऑफ 5 एंड 125। तो मैं लिख सकता हूं 5:x इज इन प्रोपोर्शन टू x इज टू 125। यहाँ पे x क्या है? x है मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है? तो जगह बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, ये लिख सकते हैं। a क्या है? 5 इंटू 125 equals to x into x. So I can write x square equals to 625 and x equals to 625 का root, that means x equals to 25. Clear है? तो x हो गया यहाँ पे 25। तो थर्ड और फोर्थ टर्म जो सेकेंड और थर्ड टर्म जो है b और c, सॉरी जो b है दोनों में b क्या है? 25 है। इसका मतलब प्रोपोर्शन क्या है? 5:25 is in proportion to 25:125। ये हो गया हमारा प्रोपोर्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ 25:50 इज इन प्रोपोर्शन टू 50:x। x यहाँ पे क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है? फॉर्मूला के हिसाब से 25 इंटू एक्स is equal to 50 into 50, x equals to 50 into 50 by 25।
तो x हो गया 100। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है 100। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 12। 9 एंड 12 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। तो 9:12 इज इन प्रोपोर्शन टू 12:, x ले लेता हूँ, ठीक है। So I can write 9 into x equals to 12 into 12, right? X equals to 12 into 12 by 9. So 144, 12 into 12, 144 divided by 9, 16. तो x हो गया यहाँ पे 16। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, देखना ध्यान से। इफ 8 नोटबुक कॉस्ट 18, अगर 8 नोटबुक का खर्चा 18 रुपया है, व्हाट डू 15 नोटबुक कॉस्ट, 15 नोटबुक का क्या खर्चा होगा, ठीक है। तो अगर 8 नोटबुक और 15 नोटबुक ये क्वांटिटी हो गया, ये किसके प्रोपोर्शन में होगा? कॉस्ट के प्रोपोर्शन में होगा। कॉस्ट हो गया 18:x। हमको नहीं पता 15 का कितना होगा, तो आई कैन राइट 8 into x इज इक्वल टू 15 into 18। x इक्वल्स टू 15 into 18 by 8। तो 15 into 18 by 8 कितना होगा देखते हैं। 15 into 18 by 8, 33.75। क्लियर है? 33.75। नेक्स्ट 7, ध्यान से देखना। 7 वेरी इंपॉर्टेंट। इफ 18 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 38 डेज, अगर 18 पर्सन एक काम को 38 दिन में करते हैं, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 24 मैन कंप्लीट द वर्क। तो यहां पे तुमको एक बात जो समझना पड़ेगा कि जितने ज्यादा मैन बढ़ेंगे उतना डेज जो है वो कम लगेगा। तो ये इनवर्सली रिलेटेड है ना, ये डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पहले मैन का रेशियो बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं लिखूंगा 1/18 इज टू 1/24। क्या लिया हूं मैं? 1/18 इज टू 1/24 इज इक्वल टू मतलब प्रोपोर्शन दे देंगे। 18 में कितना लगा? 18 में लगा 24, तो 18 में लगा 38, है ना। 18 में लगा 38, तो हमको बताना है 24 में कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 1/18 और 1/24 लेना पड़ा। रीजन क्या है इसका लेने का? क्योंकि मैन अगर बढ़ेंगे तो डेज रिड्यूस होगा। तो वो इनवर्सली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनवर्सली रिलेटेड है। डायरेक्ट रिलेटेड कब होता है? मैन बढ़ेंगे तो डेज बढ़ेगा, दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? मैन बढ़ेगा तो डेज कम लगेगा। क्लियर? ये इनवर्स रिलेशन हुआ। तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। 1/18 into x is equal to 1/24 into 38, ठीक है। I can solve the value of x here, 38/24 to 18, 28.5, ठीक है। तो आई कैन टेक द आंसर 28.5। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लेंगे। x का वैल्यू आ रहा है 38/24 इंटू 18, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 28.5 डेज। क्लियर? तो अगर 18% 38 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं, तो 24% अगर काम करेंगे तो काम 28.5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 8, देयर आर 12 वर्कर्स हु कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। 12 व्यक्ति काम को 40 दिन में खत्म करते हैं। हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। बात समझना कि 24 डेज में काम खत्म करना है तो वर्कर ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो आई कैन राइट डेज जो है वो प्रोपोर्शन होगा वर्क से, ठीक है। तो अब डेज को ले लेता हूं मैं, डेज और वर्क, ठीक है। तो वर्कर हो गए पहला 1/12, कितना दिन में काम खत्म करते हैं? 40 डेज में, ठीक है। हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, मैं नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 1/x ले लेता हूं, तो काम को कितना दिन में खत्म करेंगे? 24।
So I can write 1 by 12 is to 1 by x is equal to 40 is to 24. क्लियर? अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको. फर्स्ट टर्म 1 by 12 into लास्ट टर्म 24 equals to 40 into 1 by x. Clear? If I will solve the value of x here, x equals to 40 into 12 by 24. ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा, इससे सॉल्व कर लेते हैं. 40 into 12 by 24 20. x है यहाँ पे 20. मतलब अगर काम को 24 दिन में खत्म करना है तो मुझे 20 वर्कर जरूरत पड़ेगा. क्वेश्चन क्या बोला था? हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर नीडेड. कितने एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए? पहले कितने थे हमारे पास? 12 वर्कर. अभी कितने? 20. तो एक्स्ट्रा वर्कर्स जो चाहिए वो है 20 माइनस 12. 8 वर्कर्स मुझे एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखना. अ टोटल ऑफ 22 मशीन्स, 22 मशीन मिलके प्रोड्यूस करते हैं 2860 बॉल्स इन अ पीरियड ऑफ टाइम. A production of 3510 ball is required in that time period. How many machines are to be employed? तो यहाँ पे बोला 3510 बॉल्स हमको चाहिए. तो बताओ कितना मशीन का जरूरत पड़ेगा. तो मशीन 22 is to x लेते हैं. चलो, नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड is will be in proportion to the production, that is 2860 is to 3510. इसमें 1 by x नहीं करना पड़ा. क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे मशीन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा. डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. मशीन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा. पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? अगर वर्कर्स बढ़ेंगे तो डेज कम लगेगा. इनवर्स था, यहाँ इनवर्स नहीं है. ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग. 22 into 3510 equals to x into 2860. x equals to 22 into 3510 डिवाइडेड बाय 2860. इससे आ जाएगा x का वैल्यू 22 इंटू 3510. 22 इंटू 3510 डिवाइडेड बाय 2860 27. तो मशीन जो रिक्वायर्ड है वो है 27 मशीन. 22 था, 5 और मशीन लाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा. क्लियर? नेक्स्ट 10 देखना ध्यान से. 5 men can produce 2860 टॉयज. 5 व्यक्ति 2860 टॉयज बनाते हैं 24 डेज में. हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2432 टॉयज इन 18 डेज. पहले मैं 18 डेज को छोड़ देता हूं एक बार. मैं देखता हूं 2432 टॉयज बनाने के लिए कितने वर्कर्स चाहिए. ठीक है, तो 5 वर्कर मिलकर कितना बनाते हैं? 2860. ठीक है, तो अगर मुझे बनाना है 2432 तो मुझे x वर्कर्स लगेंगे. तो मैं देखता हूं x का वैल्यू यहाँ पे. अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं. 5 इंटू 3432 डिवाइडेड बाय 2860. अब तो समझ में आ गया होगा. a इंटू डी डिवाइडेड बाय c कर दिया मैं. ठीक है, 5 इंटू 3432 डिवाइडेड बाय 2860. 6 वर्कर्स. इसका मतलब है 6 वर्कर अगर होंगे तो इतना प्रोडक्शन हो जाएगा. लेकिन 24 डेज में होगा. ये कितना डेज में है? 24 डेज में. मुझे कितना दिन में करना है? मुझे 18 डेज में करना है. राइट, तो अब मैं लूंगा कितने वर्कर्स चाहिए 18 डेज में काम को खत्म करने के. अभी तो 6 वर्कर अगर करेंगे तो 24 दिन में खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर मुझे 18 दिन में काम खत्म करना है तो कितने वर्कर्स का जरूरत पड़ेगा. ठीक है, तो अगर मैं 6 वर्कर्स को लूं तो काम जो है खत्म होगा इन 24 डेज. मुझे अगर 18 डेज में काम खत्म करना है तो ये इनवर्सली रिलेटेड है. जितने वर्कर्स बढ़ेंगे उतना डेज कम लगेगा. ठीक है, तो मैं यहां क्या करूंगा? 1/6 इज टू जितने वर्कर्स चाहिए 1/x. क्लियर? तो सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1/6 इंटू 18 इज इक्वल टू 1/x इंटू 24. ठीक है, 3. तो 3x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 8. तो x जो है यहाँ पे 8 होगा. क्लियर है? यू कैन चेक द आंसर.
x will be equal to 8. Clear? Next, 10 number. 10 completed. 11. Divide 5250. 5250 को डिवाइड करना है इन 3 शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू 2, 5 एंड 8. वेरी इजी, ये तो कुछ भी नहीं है ना. तो पहला टर्म क्या होगा, 5250 इंटू 2 बाय टोटल 257 प्लस 8 15. तो पहला टर्म हो जाएगा. सेकेंड टर्म 5250 इंटू 5 बाय 15 और तीसरा टर्म होगा 5250 इंटू 8 बाय 50. ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. 5250 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2, 700. सेकेंड होगा 700 बाय 2 इंटू 5, 1750. लास्ट होगा 2800. क्लियर है? तो डिवाइड कर दिए 5250 को इन द रेशियो ऑफ द 2, 5 एंड 8. क्लियर? नेक्स्ट, डिवाइड नंबर 441 among A, B and C. A, B, C के बीच में डिवाइड करो such that A gets 2/5 share, 2/5 as much as B and C. तो A का जो शेयर है वो B प्लस C का जो शेयर है उनके बीच में रेशियो रहेगा 2:5 का, है ना. B gets 3/4 शेयर as much as A and C. तो B जो है वो शेयर ऑफ A प्लस C कितना होगा, 3:4. क्लियर है ये? तो यहाँ पे हम शेयर ऑफ A निकाल सकते हैं, है ना. इससे हम A का शेयर निकाल सकते हैं. A का शेयर कितना होगा, टोटल 441 को हम 7 हिस्सा में डिवाइड करें तो यहाँ 2 हिस्सा कितना होगा. तो 441 बाय 7 इंटू 2. तो A हो गया 126, है ना. नेक्स्ट, सिमिलरली इससे B का हम निकाल सकते हैं. B कितना होगा, अगर 441 को 3 और 4 7 में डिवाइड करें तो 3 हिस्सा कितना होगा. 441 बाय 7 इंटू 3, 189. और बाकी बचा हुआ C होगा. 441 में से 126 A हो गया, 189 B हो गया, बाकी C है. 441 माइनस 126 माइनस 189, तो C भी हो गया 126 का. क्लियर है ये? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन. वेरीफाई द नंबर 2, 4 एंड 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट. कंटिन्यूड कब बोलते हैं, जब 2:4 इज इन प्रोपोर्शन टू 4:8. ठीक है, इसको कंटिन्यूड कब बोलेंगे, जब A, ये तो B और C तो सेम है ही, बस चेक करना A इंटू D जो है B इंटू C के बराबर है कि नहीं. तो 2 इंटू 8 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 दैट इज 16. इसका मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, क्योंकि A इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब ये प्रोपोर्शन में है, इक्वल हुआ तो, और ये B और C सेम है, मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है. क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रोपोर्शन. क्लियर? बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, बाकी पेंडिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे. अभी के लिए इतना. थैंक यू एंड बाय बाय.